देखो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और रिलीजियस लैंडस्केप को अगर कोई आउटसाइडर ऑब्जर्व करे तो उसे कई अजीब कॉन्ट्राडिक्शन नजर आएंगी। एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम कंट्री के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, जहां अपने नेशनल हीरोज, अपने स्कॉलर्स और अपने पॉलिटिकल लीडर्स हैं। लेकिन कभी कभी इसी कंट्री के कुछ एरियाज में ऐसे पोस्टर्स भी नजर आते हैं जिन पर किसी पाकिस्तानी लीडर का नहीं बल्कि एक ईरानियन रिलीजियस लीडर का चेहरा होता है, अली खमीनी। तेहरान से हजारों किलोमीटर दूर कराची के कुछ नेबरहुड्स, पराचिनार की स्ट्रीट्स और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ टाउन्स में ऐसे बैनर्स और मुराल्स कभी कभी नजर आते रहते हैं। ये सीन किसी आउटसाइडर के लिए कंफ्यूजिंग होते हैं। आखिर एक ईरानियन लीडर पाकिस्तान के लोगों के लिए इतना इमोशनली इंपॉर्टेंट क्यों हो सकते हैं? अगर आप कराची यूनिवर्सिटी या लाहौर की किसी पॉलिटिकल डिस्कशन को ऑब्जर्व करें तो आपको इस टॉपिक पर इंटेंस डिबेट्स मिलती हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि ईरान का जो लीडरशिप मॉडल है वो मुस्लिम वर्ल्ड में रेजिस्टेंस का सिंबल है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि पाकिस्तान का अपना पॉलिटिकल सिस्टम और अपने चैलेंजेस है, किसी फॉरेन लीडर को आइडलाइज करना अननेसेसरी है। ये डिबेट सिर्फ यूनिवर्सिटीज तक लिमिटेड नहीं है, सोशल मीडिया पर भी ये डिस्कशन बार बार उभर कर आती है। कभी कोई ट्वीट करता है कि ईरानियन लीडरशिप ने वेस्टर्न प्रेशर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। दूसरा यूजर फौरन जवाब देता है कि रीजनल पॉलिटिक्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हर चीज को आइडियोलॉजिकल लेंस से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान की सोसाइटी ऑलरेडी सेक्टेरियन, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल लेयर से भरी हुई है। इसी एनवायरनमेंट में अली खमीनी का नाम कभी एडमायरेशन के साथ लिया जाता है तो कभी क्रिटिसिज्म के साथ और कभी सिर्फ जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस का पार्ट बन जाता है। इस फिनोमेना को समझने के लिए सिर्फ करंट पॉलिटिक्स देखना काफी नहीं होगा। इसके पीछे डेकेड्स की हिस्ट्री, रिलीजियस इन्फ्लुएंस नेटवर्क्स, रीजनल जियोपॉलिटिक्स और कल्चरल नैरेटिव्स का एक कॉम्प्लेक्स वेब है। ये स्टोरी असल में पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस की भी स्टोरी है और उस आइडियोलॉजी की भी है जो बॉर्डर्स क्रॉस कर सकती है। इस पूरी स्टोरी की फाउंडेशन 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन में मिलती है। देखो, 1979 से पहले ईरान एक मोनार्की था जिसे शाह मोहम्मद रजा पहलवी रूल कर रहे थे। शाह की जो गवर्नमेंट थी वो स्ट्रांगली वेस्टर्न बैक थी। यूनाइटेड नेशंस और यूरोप के साथ ईरान के क्लोज स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशंस थे। शाह का फोकस मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेस्टर्न स्टाइल रिफॉर्म्स पर था। तेहरान उस वक्त मिडिल ईस्ट का सबसे मॉडर्न सिटीज में से एक माना जाता था। लेकिन सोसाइटी के अंदर एक दूसरा नैरेटिव भी ग्रो हो रहा था। रिलीजियस स्कॉलर्स, बाजार मर्चेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को लगता था कि रैपिड वेस्टर्नाइजेशन ईरानी आइडेंटिटी को डैमेज कर सकती है। इसी डिससेटिस्फेक्शन ने ग्रेजुअली एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को जन्म दिया। इस मूवमेंट के सबसे प्रोमिनेंट लीडर आयतुल्लाह खोमेनी थे। उन्होंने एग्जाइल से स्पीचेस और राइटिंग्स के जरिए शाह के सिस्टम को चैलेंज किया। 1979 में मास प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स और पॉलिटिकल अनरेस्ट के बाद शाह की जो रिजीम थी वो कोलैप्स हो गई और ईरान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इस नए सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था विलायत फ़क़ीह, जिसका मतलब रफली गार्डनरशिप ऑफ द इस्लामिक जूरिस्ट होता है। इस थ्योरी के मुताबिक एक सीनियर इस्लामिक स्कॉलर को पॉलिटिकल अथॉरिटी मिलनी चाहिए ताकि सोसाइटी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक गवर्न हो। तो खैर, इसी स्ट्रक्चर के अंदर सुप्रीम लीडर की जो पोजीशन थी वो क्रिएट हुई। आयतुल्लाह ख़ुमैनी इस सिस्टम के पहले सुप्रीम लीडर बने। उनकी डेथ के बाद 1989 में अली ख़ुमैनी इस पोजीशन पर आ गए। अब यहाँ पर ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक तरफ इलेक्शंस होती हैं जहां पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, पार्लियामेंट इलेक्ट होती है। दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर के पास आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस पर अल्टीमेट अथॉरिटी भी होती है। इस मॉडल ने ईरान को एक हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया। इस सिस्टम का आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं रहा। रेवोल्यूशन के बाद ईरानियन लीडरशिप ने ओपनली कहा कि वो मुस्लिम वर्ल्ड में इस्लामिक अवेकनिंग के मैसेज को स्प्रेड करेंगे, मतलब इस्लाम को फैलाएंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान ने मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के शिया कम्युनिटीज के साथ रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस बिल्ड किए। पाकिस्तान, जहां दुनिया की सबसे बड़ी शिया पॉपुलेशंस में से एक रहती है, नेचुरली इस आइडियोलॉजिकल आउटरीच का पार्ट बन गया। रिसर्चर्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन का रफली 15 से 20% है वो शिया सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ये मिलियंस लोगों की कम्युनिटी है। इसी डेमोग्राफिक रियलिटी ने ईरान और पाकिस्तान के रिलीजियस नेटवर्क्स को कनेक्ट कर दिया। इस प्रोसेस में रिलीजियस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और रिलीजियस लिटरेचर का रोल इंपॉर्टेंट रहा। ईरानियन रेवोल्यूशन की स्पीचेस और बुक्स उर्दू ट्रांसलेशन के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचती रही। ये सब फैक्टर्स ग्रेजुअली एक आइडियोलॉजिकल फैमिलियरिटी क्रिएट
करने लग गए। खैर, अली खमेनी की पॉपुलैरिटी या इन्फ्लुएंस को समझने के लिए डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को भी एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो सबसे पहला व्यू पॉइंट है वो रिलीजियस आइडेंटिटी का है। देखो, शिया रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है वो हिस्टोरिकली सेंट्रलाइज अथॉरिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। कई शिया कम्युनिटीज के लिए सीनियर क्लैरिक्स जो है, मतलब सीनियर कोई बंदा है, वो स्पिरिचुअल गाइडेंस का सोर्स होता है। इस फ्रेमवर्क में ईरानियन सुप्रीम लीडर को कुछ फॉलोअर जो है वो रिलीजियस अथॉरिटी के तौर पर भी देखते हैं। पाकिस्तान के कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट ग्रुप्स ईरानियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए हैं। यूनिवर्सिटीज में कुछ शिया स्टूडेंट नेटवर्क्स ओपनली ईरानियन आइडियोलॉजिकल लिटरेचर डिस्कस करने लगे। ये एडमायरेशन प्योरली पॉलिटिकल नहीं थी, इसमें रिलीजियस सिंबोलिज्म भी होती थी। दूसरा व्यू पॉइंट जियोपॉलिटिक नैरेटिव का है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में ईरान ने डेकेड्स तक यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की पॉलिटिक्स को चैलेंज किया। ये 2 मिसाइल आ रहे हैं जनाब कतर एयरबेस की तरफ से। अभी देखते हैं, इधर से वो आ रहा है सामने ईरान का मिसाइल। कुछ पाकिस्तानी कमेंटेटर्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए ये स्टांस अपीलिंग था। उनके नज़दीक ईरान एक ऐसी स्टेट थी जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट खड़ी हुई है। इस नैरेटिव को पाकिस्तानी टॉक शोज और पॉलिटिकल डिस्कशंस में कभी कभी हाईलाइट भी किया गया। एनालिसिस कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान एक मेजर स्ट्रेटेजिक प्लेयर है जो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को इन्फ्लुएंस करता है। और तीसरा व्यू पॉइंट कंप्लीटली डिफरेंट है, क्रिटिकल व्यू पॉइंट। पाकिस्तान के कई पॉलिटिकल एनालिसिस कहते हैं कि किसी फॉरेन लीडर को रोमांटिसाइज करना ओवर सिंप्लीफिकेशन होते हैं। उनके मुताबिक ईरानियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल फ्रीडम्स के इश्यूज पर। अगर ग्राउंड लेवल एग्जांपल्स देखी जाए तो पाकिस्तान में ईरानियन लीडरशिप का इन्फ्लुएंस कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज और रीजन्स में ज्यादा विजिबल हो रहा है। पराचिनार जो कुर्रम डिस्ट्रिक्ट का मेन सिटी है, हिस्टोरिकली शिया मेजोरिटी एरिया भी यही है। यहाँ रिलीजियस गैदरिंग्स और प्रोसेशंस में कभी कभी ईरानियन रेवोल्यूशन के रेफरेंसेस भी सुनने को मिलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ टाउन्स में भी ईरानियन रिलीजियस लिटरेचर वाइडली अवेलेबल रहा है। यूनिवर्सिटीज और सेमिनार्स में ईरानियन स्कॉलर्स के लेक्चर्स और बुक्स डिस्कस की जाती रही हैं। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है, वहाँ भी सेक्टेरियन और आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी काफ़ी स्ट्रांग है। कराची के कुछ नेबरहुड्स में ईरानियन रेवोल्यूशन एनिवर्सरी पर गैदरिंग्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। अब अगर वीडियो को कंक्लूड करूँ तो आई वुड से कि सोशल मीडिया ने भी इस डिबेट को एम्पलीफाई की है। ट्विटर और यूट्यूब पर पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ईरान की रीजनल पॉलिसीज, सऊदी अरेबिया के साथ रेवर ली और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स पर रेगुलरली डिस्कशंस करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर येमन वॉर, सीरिया कॉन्फ्लिक्ट और लेबनान पॉलिटिक्स पर ईरानियन इन्फ्लुएंस को लेकर पाकिस्तानी एनालिसिस के अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि ईरान रीजनल रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट करता है, कुछ कहते हैं कि ये रीजनल पावर कंपटीशन का पार्ट है। खैर, अगर इस पूरे टॉपिक को ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो एक और रियलिटी समझ आती है। किसी भी पावरफुल पॉलिटिकल या रिलीजियस लीडर की स्टोरी उसकी ज़िंदगी तक लिमिटेड नहीं रहती है। असल डिबेट अक्सर उस वक्त और सबसे ज़्यादा इंटेंस हो जाती है जब उस लीडर का एरा ख़त्म होता है, जैसे अली खमेनी का एरा ख़त्म हुआ है। जब अली खमेनी के डेथ की खबर दुनिया भर में फैली तो रिएक्शंस भी बिल्कुल एक जैसा नहीं था। ईरान के अंदर उनके सपोर्टर्स ने उन्हें एक ऐसा लीडर के तौर पर याद किया जो डेकेड्स तक सिस्टम का सेंट्रल फिगर रहे। दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने फौरन अपनी पॉलिसीज, उनके डिसीजंस और उनके एरा के पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर दोबारा डिस्कशंस शुरू कर दिए। पाकिस्तान में भी रिस्पांस मिक्स्ड रहा। कुछ रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल सर्कल्स ने उनकी लेगेसी को रिस्पेक्ट के साथ डिस्कस किया, खास तौर पर उन लोगों ने जो ईरानियन रेवोल्यूशन और रेजिस्टेंस नैरेटिव से इन्फ्लुएंस रखते थे। लेकिन बहुत से लोग बिल्कुल न्यूट्रल भी रहे, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक इश्यूज पर ज़्यादा फोकस करती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई लीडर इतने लंबे अरसे तक पावर में रहता है तो उसकी डेथ सिर्फ एक इंडिविजुअल का एंड नहीं होती, बल्कि एक पूरे पॉलिटिकल एरा का एंड भी समझी जाती है। इसी वजह से उस वक्त लोग सिर्फ उस इंसान को नहीं बल्कि उस सिस्टम, उस आइडियोलॉजी और उस हिस्ट्री को भी डिस्कस करने लगते हैं जो उसके साथ जुड़ी होती है। अली खमेनी की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। कुछ लोग उन्हें रेजिस्टेंस और आइडियोलॉजिकल लीडरशिप का सिंबल समझते हैं, कुछ लोग उनके एरा को कंट्रोवर्सी और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और शायद इसी वजह से उनका नाम आज भी डिबेट्स का हिस्सा बना हुआ है। क्या किसी लीडर की लेगेसी उसके सपोर्टर्स डिसाइड करते हैं या उसके क्रिटिक्स, या फिर असल फैसला हिस्ट्री करती है? सालों बाद जब इमोशंस ठंडे हो जाते हैं और लोग दोबारा पूरी स्टोरी को देख, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आप मुझे बताना व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ दिस पर्सन।